हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एडुमस्ट पर। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये डिस्कशन की थी कि अ, आप कौन सा जो है सिलेबस को मैं चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो उसमें मुझे देखिए, अभी मैं इतना ही कहूँगी कि जितने भी लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मुझ पे बिलीव करते हैं, उनके लिए मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। बिकॉज मेरा एम ही था इस चैनल को शुरू करने का कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ इस चैनल के थ्रू, राइट। और ये मैं बता दूं कि मैंने अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, पीएस टेट क्लियर किया हुआ है, मास्टर कैडर जो पंजाब का स्टेट लेवल का जो एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का, और जो होता है मास्टर कैडर, वो भी मैंने क्लियर कर रखा है। उसके अलावा मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। तो जो कि जो मैंने अपना मास्टर कैडर है वो मैंने बहुत पहले अपना क्लियर कर लिया था, और जो यूजीसी है वो मैंने हाल फिलहाल में ही किया है क्लियर, और मैंने उसको कंटिन्यू भी उसकी स्टडी करी हुई है। तो मैं उस आपको करंट जो है सिनेरियो जो स्टडी का चल रहा है ना, उसके हिसाब से मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। उसी के साथ में क्या प्लान रहेगा आपका, आपको कैसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, एक आप इस एग्जाम को कैसे बेस बना करके अपने जो बाकी एग्जाम हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये जो पूरा ही मास्टर कैडर का सिलेबस है, मैंने प्लान किया है कि इसको मैं अपने चैनल पर पूरा करवाऊंगी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये जो इंडियन इंग्लिश का जो पोर्शन है, ये मैंने पहले ही अपने चैनल पर वीडियोस कुछ बनाई हैं, बट मैं मानती हूँ कि उसमें उसको भी हम कैसे अपडेट करके अपने चैनल पर मैं डालूंगी। क्योंकि पहले जो डाली थी मैं मानती हूँ कि वो पुराना वर्जन था, ठीक है। अपडेटेड वर्जन के हिसाब से मैं आपको ये सब पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारे पास है क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, इस इसमें हमारे पास जो इंडियन ये राइटर हैं, इसमें हमारे पास आर के नारायण, राजा राव, अरुंधति रॉय, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद, ठीक है, अनीता देसाई, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, आर के रामानुजन और अमिताभ घोष। ये हमारे पास टोटल 10 राइटर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस अपने इंडियन के पोर्शन के अंदर में। और इसमें जो है हमारे पास सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जो कि माइनर राइटर है। इसको आप चाहे किसी भी एग्जाम में देखिए, देखिए आप इसको आर के नारायण को देखेंगे, राजा राव को देखेंगे, मुल्कराज आनंद को देखेंगे, ये तीनों आर के नारायण और राजा राव और मुल्कराज आनंद जो हैं, ये तीनों ही ट्रायो बनाते हैं इसमें। इंडियन इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मतलब इंडियन इंग्लिश आप इसके बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और जो सरोजनी नायडू हैं, ये आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल इनका बैकग्राउंड है, उसी हिसाब से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष जो है, ये मॉडर्न राइटर्स के अंदर में आ जाते हैं, और इनके जो भी वर्क है, लाइक इबिस ट्रायोलॉजी इनकी है, तो इस हिसाब से। और आर के रामानुजन के जो वर्क्स रहते हैं जैसे कि ऑब्लिचुरी एंड ऑल, तो उस हिसाब से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट। इनको पढ़ना कैसे है, ये हम इनको पढ़ने की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी हम जो है अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे कि इनको पढ़ने की अप्रोच क्या है। और सबसे पहले जो आप करेंगे, पहले हम एक बार इस सिलेबस को पूरा थ्रू आउट कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है। देन उसके बाद में हमारे पास रहता है इसमें एलिजाबेथन एज। तो जब भी हम ब्रिटिश की शुरुआत करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एज जो आती है वो है एलिजाबेथ। और एलिजाबेथन एज के अंदर में हमारे पास शेक्सपियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्लो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंसर। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं स्पेंसर को पोइट्स ऑफ
पोइट्री कहा है लैम ने, ठीक है। शेक्सपियर के बिना तो ब्रिटिश का जो ड्रामा है वो बहुत ही अधूरा है। 16th सेंचुरी में ये हमारी 16th सेंचुरी है, इसमें ये फॉल करती है। एलिजाबेथन एज में मार्लो, जो कि बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी, और माना जाता है कि शेक्सपियर जो है वो मार्लो ही जो था इन डिस्गाइज था, ठीक है। उसके बाद में जैकोबियन एज, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज, और इसमें हमारे पास जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन। इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं हमको सिर्फ उन्हीं को कवर करना है। इन्होंने किया तो बहुत ही लेंथी वर्क हुआ है। चाहे आप जॉन डन ले लीजिए, इनकी बहुत सी पोएम्स है। जॉन मिल्टन ले लीजिए, इनकी बहुत सी पोएम्स है। बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन। लेकिन इनको पढ़ना कैसे है, इनकी अप्रोच क्या रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगी, और आप बिल्कुल मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देन अगस्टन एज, अगस्टन एज में आपके पास पोप रहेंगे, फिर स्विफ्ट रहेगा, फिर एडिसन है। एडिसन को जो है वो पीरियोडिकल्स के लिए अपने जाने जाते हैं, ठीक है। स्विफ्ट जो है इनकी मॉडेस्ट प्रपोजल जो है इनका बहुत ही फेमस वर्क है। देन सैम्यूल रिचर्डसन, इनका पामिला वर्क है। और हेनरी फील्डिंग जो कि हमारे यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये प्रिस्क्राइब्ड है, हेनरी फील्डिंग है ना, का जो वर्क है उसमें ये वर्क जो है। जोसेफ एंड्रयूज, यस, जिसमें लेडी बू भी एक कैरेक्टर है, तो वो यहाँ पर जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने इनकी ही जो पैमेला है उसको पैरोडी करते हुए जो है वो वर्क जो है लिखा था, जोसेफ एंड्रयूज, ओके। ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी है। देन इज रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में हमारे पास विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, और सैमुअल कॉलरिज, बायरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स, जेन ऑस्टन, स्कॉट, मैरी शेली, मैथ्यू लुइस है, देन हर्न एंड वुल्फ स्टोनक्राफ्ट। तो मैं आपको बताऊं इनको अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं ये नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। इनकी जो पोइट्रीज हैं, ठीक है, इन्होंने मॉक एपिक्स बहुत लिखे हैं, तो वो इनके बहुत फेमस हैं। स्विफ्ट के कुछ जो प्रोज वर्क हैं वो इम्पोर्टेंट है। एडिसन का भी प्रोज वर्क ही इम्पोर्टेंट है, लाइक इनके पीरियोडिकल्स एंड ऑल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं रोमांटिक। तो रोमांटिक एज में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पहली बात तो आपने देखना है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर में आपको वर्ड्सवर्थ, ठीक है, देन कॉलरिज, देन देन आपको इसके अंदर में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और ब्लेक। ब्लेक जो है इनको कहा जाता है कि प्री रोमांटिक हैं। ब्लेक को कहा जाता है कि ये प्री रोमांटिक हैं। ये रोमांटिक में कहीं फॉल नहीं करते। जो आप कह सकते हैं कि अगस्टन एज और रोमांटिक एज का जो एक ब्रिज था उसको कवर किया है विलियम ब्लेक ने। तो ये जनरेशन्स के अकॉर्डिंग आपको, और आपसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कीट्स कौन सी जनरेशन में, तो कीट्स जो है वो सेकंड जनरेशन में फॉल करते हैं। इनके आइडियाज जो थे रेवोल्यूशनरी थे, जैसे सॉरी रेवोल्यूशनरी नहीं थे, शैली के आइडियाज जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। उसके बाद में जो विल्सन क्राफ्ट है ये मैरी शेली की मदर है, और इनको एक फेमिनिस्ट राइटर की तरह देखा जाता है, और इनके वर्क को आपने उसी तरह से अप्रोच करना है। देन इज विक्टोरियन। विक्टोरियन एज, जब क्वीन जो है विक्टोरिया, जो अब जब वहां पे उन्होंने शासन संभाला तो वहां से विक्टोरियन एज शुरू होती है। उसमें टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लाइल, रस्किन, वॉल्टर पेटर, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, डिकन्सन, हार्डी, एलियट। इसमें अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि ये देखने में बहुत ही जो है बड़ा लग रहा होगा आपको, विक्टोरियन एज, राइट। इसमें बहुत से राइटर्स है, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट, ओके। इसमें आपको देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसको आपने कैसे अप्रोच करना भी। अभी आप ये देखिए, आप देखिए तो जो इसमें है ना आपको ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो दिख रही हैं, ये शार्लेट ब्रॉन्टे और
एमिली ब्रोंटे। तो यहाँ पर ये दो ही हमें दिख रही हैं। एक और है एन ब्रोंटे, वो यहाँ पर नहीं है। तो इनके ना वर्क जो है, इस जैसे शार्लेट ब्रोंटे का जेन एयर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस वर्क है। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी में से बनते हैं। एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट, जो एग्जाम मैंने दिया उसमें भी इनके क्वेश्चन थे। मैं अभी आपको बता भी दूंगी कि कौन से क्वेश्चन थे, और मैं ये भी आपको बताऊंगी कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। मैंने इसका फुल फ्लेज एक प्लान बनाया है कि किसको कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें आएगा चार्ल्स डिकेंस हार्डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस को आप छोड़ के जा नहीं सकते। इनको भी सबको पढ़ने की अप्रोच है। देखिए, मैं आपको कुछ भी ऐसा घिसा पिटा नहीं बता रही हूँ। और जब मैंने इस चैनल को बनाया था, मैंने बहुत ही, आप मेरा चैनल देखेंगे तो ये बहुत ही पुराना, आज का बनाया हुआ नहीं है कि आज मैं उठ के इसमें कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था, तो मेरा कोई यूजीसी का प्लान नहीं था। बेसिक था कि मेरे को जॉब लेनी है, देन दैट्स इट। लेकिन जॉब लेने से पहले ही मैंने चैनल स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन जब बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमें करवा दीजिए एंड ऑल, तो मैं ये देख रही थी कि अगर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद पहले उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसकी बहुत ही आई एम प्रो इन द सब्जेक्ट, बट आई कैन से दैट येस आई हैव नॉलेज दैट आई कैन शेयर विथ यू। इट इज अप टू यू कि आपको वो नॉलेज लेनी है, और आपको पैसे पे करके वो नॉलेज को अपने लेना है, या फिर आपको मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद भी कभी भी इस रिलेटेड कोई कोर्स नहीं लिया है। क्योंकि मेरा मानना है कि इतना भी इसका वास्ट सिलेबस नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। आप, यस, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि 2-3 महीने, तो 3 महीने डेफिनेटली आपको फुल फ्लैज इनको देना पड़ेगा। और इतना तो आप इतने टाइम में कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि जो नेट होता है ना, वो भी बच्चे 6 मंथ में विथ 10 उसमें 10 सब्जेक्ट और भी हमको पढ़ने होते हैं अपने सब्जेक्ट के अलावा। तो वो भी बच्चे कर लेते हैं। तो आप इसको, मैं मान के चलती हूँ, आप 3 मंथ में अपना अच्छा एक 100% दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसमें आपको ज्यादा जो है टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। लाइक अगर आप मान के चलिए कि 4 आवर्स निकाल पाते हैं अपने दिन के डेडिकेटेड वाले, तो बहुत ही आराम से कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको एक और अच्छी चीज बता देती हूँ कि आप ये नहीं कि ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो सिर्फ ये एग्जाम ही क्लियर, इसके साथ में आप देखिए कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक, अगर आप पंजाब के हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरिटोरियस का एक पेपर होता है, ठीक है। मेरिटोरियस जो एक उसमें, ठीक है। देन आप लेक्चरर का जो पंजाब का पेपर है, उसका भी सिलेबस अभी तक सेम है, उसको दे सकते हैं। देन आप जो है चंडीगढ़ की अगर कोई पोस्ट निकलती है, तो उसमें भी ये आपको बराबर हेल्प करेगा। और कोई भी, जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की पढ़ रही है, उसके बाकी सब्जेक्ट, अगर सिर्फ मैं लिटरेचर की बात करूँ, तो आपको वहाँ भी ये सिलेबस वहाँ भी बिल्कुल हेल्प करेगा। और कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, XYZ, किसी भी उसका, जैसे आप कह लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लें आप JKPC का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी और स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी ये आपको पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, मॉडर्न मॉडर्न पीरियड में आपके पास क्या है? तो इसमें जो मैंने आपको बताया ना, कि मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एलियट की, टेनिसन की जो है, वापस आते हैं, टेनिसन की जो है इन मेमोरियम, जो एक वर्क है इनका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस ऐसे ही बहुत से वर्क हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इन मेमोरियम बहुत ही फेमस जो है इनका एक वर्क है 1850 का, ठीक है। इसको 17 साल लग के इन्होंने कंप्लीट किया ऐसे करके। तो कार्लाइल के 2-3 वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग की जो आपकी कलेक्शंस है, उसमें कुछ कुछ पोएम हमारे सिलेबस में भी दी हुई है, तो वो इम्पोर्टेंट है, राइट राइट। देन एलियट के मिडिल मार्च हो गया, एंड रिवर ऑन द फ्लोज हो गया, ये सब वर्क इनके इंपॉर्टेंट है। तो गास्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और उसके बाद में सैमुअल बटलर भी, ये सब आप छोड़ भी देंगे तो आपका चल जाएगा। और इसके जो है, ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने 2 तरीके से पढ़ना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो, ठीक है।
और मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं। फिर मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा शेक हुए थे लोगों के बिलीफ, ठीक है। और मॉडर्न पीरियड में जब हम आते हैं तो मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं कि जो 1920 का पीरियड है ना, 1901 टू 1901, ओके। सो ये जो इसके बाद वाला पीरियड है ना, मॉडर्न पीरियड उसको काउंट करते हैं। उसमें टीएस एलियट और वर्जीनिया वुल्फ, कॉनरेड, जॉयसी, फॉरेस्टर, लॉरेंस, हीट्स, शॉ, पेंटर, हैरोल्ड पिंटर और बैकेट, रिचर्ड्स, ल्यूइस एम्पसन। अभी देखिए इसकी अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। अब मॉडर्न पीरियड की अप्रोच आप बिल्कुल रखेंगे अलग। मैं बताती हूँ आपको। देखिए जो एलियट है ये एसेइस्ट भी है, प्रोज भी लिखे इन्होंने, है ना। इन्होंने प्ले भी लिखे हैं और नॉवेल्स भी लिखे हैं। तो इन सॉरी प्लेस लिखे हैं और इनके वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ जो फेमिनिस्ट भी हैं, जिन्होंने डेलो भी लिखा है, इनका वर्क डेलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इनको कैसे अप्रोच करना है, इसकी एक बस आपको जैसे कि ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ इसकी लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, कोटेशंस जो हैं इनके वर्क से वो इंपॉर्टेंट है। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप जानेंगे, ये कौन से क्लब से एसोसिएटेड थे, ब्लूम्सबरी जो क्लब था इनका, ठीक है। उसके बाद में कॉनरेड है, तो इनकी जो थीम थी वो हार्ड टाइम्स, सॉरी जो जो कॉनरेड है उनका जो वर्क है जिसमें वो जैसे कि इनका वर्क है एक, अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और जॉयसी है, फॉरेस्टर है, ठीक है। लॉरेंस है, लॉरेंस के वर्क में आपको जो है डीएच लॉरेंस के वर्क में आपको इनकी जो थीम है जो इम्पोर्टेंट रहती है वो आपको चेक करनी रहेगी। यीट्स है, यीट्स के वर्क में भी ये मॉड इनकी हिस्ट्री, मॉड की तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी लाइफ समझनी पड़ेगी तब आप इनके वर्क्स को समझ पाएंगे कि किस तरह से ये इंडियन जो थी, जो जो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये बंगाल में जो है जो तंत्र विद्या से ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे। और इनके वर्क्स में भी आपको जैसे स्पाइटर्स मिंडी जो है उसका कॉन्सेप्ट है, द सेकंड कमिंग हो गई, इस तरह की जो इनकी पॉइंट्स है आपको उसमें जादू टोना इस तरह की थोड़ी थोड़ी थीम्स देखने को मिलेगी। देन इनका मॉडगन के साथ में प्यार था और उसके ऊपर भी इन्होंने कैसे वर्क्स को अपना इन्फ्लुएंस रहा है इनका। शॉ के जो वर्क है वो बहुत ही, जैसे पिग्मेलियन 1913 का जो इनका वर्क है बहुत ही फेमस है। इनके वर्क की क्रोनोलॉजी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उनको हम देखेंगे। ऐसे ही पिंटर है, ठीक है। बैकेट है जो ये जो न्यू अब एज एक शुरू होने जा रही है, जो अलाइनेशन की थीम है इनके वर्क्स में देखी जाती है। आइए रिचर्ड्स, ल्यूइस एम्पसन, ये तीनों ही जो हैं इनको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का से एसोसिएट किया जाता है। देन इज कंटेम्प्रेरी पीरियड। इन कंटेम्प्रेरी पीरियड फिलिप लार्किन, इनकी पोइम्स, टेड ह्यूज, इनकी पोइम्स में जो आपको एनिमल इमेजरी देखने को मिलती है, एनिमल इमेजरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके जो वर्क्स में, ठीक है। और इनकी हिस्ट्री कैसे जो है इनकी लाइफ में जो है इनका जो मैरिज लाइफ है वो कैसी थी ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी राइटर का, देखिए सभी राइटर्स की लाइफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ राइटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देन इज स्टीव स्मिथ को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सीजन ही नहीं, ठीक है। इनको क्योंकि प्राइज मिला है तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। इवान बोलेन और जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपको वहाँ से। और 1984 जो है नाइन, ठीक है, वो वर्क इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे उसमें डायस्टोपिया की थीम है। तो ये सब आप देखेंगे। और गोल्डिंग, ठीक है, इनका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी है। डोरिस ब्लेसिंग, ग्राहम ग्रीन, सलमान रशदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान रशदी से तो मतलब क्वेश्चन आए ये तो पॉसिबल नहीं है। बुकर प्राइज इनको मिला हुआ है, बुकर्स ऑफ बुकर प्राइज इनका फेमस वर्क है। और इनकी हिस्ट्री आपको वर्क की कि कैसे इन्होंने जो वर्क लिखा सेटनिक वर्सेस इनका फर्स्ट वर्क क्या है ये सब आप देखेंगे, ठीक है ना। देन नाइपोल, स्टीफन लिकॉक और फिर
टर्म्स की बारी आती है। तो टर्म्स आप ऐसा करेंगे कि टर्म्स जो है, पहली बात तो टर्म्स के अंदर में सिर्फ टर्म्स नहीं आएगा, इसमें आएंगी आपकी, पहले तो आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा एजिस। एजिस आप देखेंगे, ठीक है ना। देन आप इसमें जो है कौन सा स्कूल, अगर कोई किसी स्कूल से कोई बिलोंग करता है, लाइक, है ना, तो आप जैसे कि सैटनिक स्कूल है, किसी का लेक पॉइंट्स है, इस तरह से आप कौन से वो जॉनरा से बिलोंग कर रहे हैं वो चीजें। देन कौन सी टर्म किससे एसोसिएटेड है, लाइक किड्स से कौन सी आप टर्म जो है एसोसिएट करेंगे, इस तरह से तो उनकी थीम्स को आप देखेंगे। देन आप उनके ग्रुप, जो राइटर्स ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे पॉप ने कौन सा ग्रुप बनाया और वर्जीनिया वुल्फ का कौन ग्रुप है, इसके अंदर में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई, उसका ईयर आप देखेंगे, वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ये सब बातें, उनकी थीम क्या थी, मेजर 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 वर्क, ये सब चीजें आप लिटरेरी टर्म्स के अंदर में स्टडी करेंगे। और देन आता है इनका पार्ट ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक। तो ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक में आप बिल्कुल लिंग्विस्टिक को फॉलो करेंगे। इसके बाद जो लिखा हुआ है देखिए, एक तो पहले आप यहाँ देखिए, तो आप इसमें लिंग्विस्टिक, साइंस, स्पीच, राइटिंग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑर्गन ऑफ स्पीच, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, मोफोलॉजी एंड वर्ड फॉर्मेशन। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा देखिए आप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इसमें आपकी एक तो थ्योरीज, बहुत थ्योरीज हैं, बहुत सारी, जैसे कि पहले तो शोर की थ्योरी है, ठीक है, फिर चॉम्स्की की थ्योरी है, फिर आपकी बिहेवियरिस्ट, बिहेवियर जो स्कूल है, स्किनर, जैसे कि मान लीजिए स्किनर हो गया, है ना। और फिर आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की है, जो क्रेशन की है, स्टेफन क्रेशन की है, वो आप इसमें देखेंगे। देन इसमें बहुत सी और भी थ्योरीज हैं, लाइक हम जितना भी डिटेल में इसमें जा सकते हैं, थ्योरीज तो पढ़नी, एक एक मतलब आपको जिस्ट पता होना चाहिए थ्योरीज कौन सी हैं, ठीक है ना। देन इसमें सोशियोलॉजिस्ट भी आते हैं, जैसे कि डेलहिन्स हो गया, एंड लियोपार्ड ब्लूमफील्ड हो गई, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। ऑर्गन ऑफ स्पीच, जैसे कि आपकी टंग है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है ना, नेसल है, तो ये सब इसके ऑर्गन ऑफ स्पीच में आएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऑर्गन ऑफ स्पीच में आपके टंग और हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, है ना, और नेजल, तो यूवेला, ये सब ऑर्गन ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड में आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक तो होती है प, है ना, तो इसको आप बोल रहे हैं, एक तो आप देखते हैं कि जो प्लेस, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, देन तो उसका प्लेस कहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो टंग्स आवाज जो है, मान लीजिए प बोलते हैं हम, तो प में हमारा क्या है, टू लिप्स, लिप्स जो हैं वो दोनों ज्वाइन हो गए, तो ये हमारी साउंड निकली प, लाइक। और इसमें जो है किस तरह की साउंड है, ये कहाँ से आ रही है ना, कोई साउंड किधर से निकल रही है, वो सब हम इसमें जो है स्टडी करते हैं। मोफोलॉजी में आप स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शनल वर्ड है, ठीक है, वो डेरिवेशनल वर्ड है, किस तरह का वो वर्ड है, ये यूनिट जो है आसान भी है, स्कोरिंग भी है, और लिमिटेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। और फिर वर्ड फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि वर्ड्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ये हम डिटेल में एक बार देखेंगे। फ्रेज स्ट्रक्चर आप उसको स्टडी करते हैं कि एक स्ट्रक्चर में, जैसे कि मान लीजिए फ्रेज स्ट्रक्चर में आप कहेंगे कि नाउन है, फिर वर्ब है, ठीक है ना, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं कि कॉपुला है क्या है। उसके बाद में हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट, वेराइटी, इडियोलेक्ट, एक्सेंट एंड रजिस्टर, ये होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक, जैसे कि मान लीजिए आप जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ के कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, आप उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लो की भाषा अलग है, वहाँ पे कुछ अलग ही वर्ड्स यूज करते हैं हम, तो नॉर्मल इंसान को हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उसको पढ़ने में, दैट इज रजिस्टर, ठीक है ना। सोशल
लिंग्विस्टिक्स, जो कि ब्रेन की स्टडी करते हैं, या फिर न्यूरो लिंग्विस्ट जिसको बोलते हैं। और अगर आप इमोशंस को पढ़ते हैं, इस तरह सब कुछ, मतलब इसके देख रहे हैं आप, ये सब थ्योरीज ही हैं। व्यूज ऑफ लैंग्वेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैसे, जैसे कि डिफरेंसेस, ये सब आप ना इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी भी आ रही है आपकी, जैसे कि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, तो बचपन में पढ़ते हैं उसका अलग इंटरेस्ट होता है, फिर जवानी में पढ़ेंगे अलग आपका भी हो जाएगा उसको पढ़ के। इस तरह से डिफरेंसेस, एज, टेम्परेचर, एवरीथिंग, तो इसमें अपना रोल प्ले करता है। और इसमें आप देख रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, ग्रेजुएशन लेवल। तो आप इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, आपको जितनी भी जो पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी दिखती हैं, उन सबको आपको स्टडी करना है। ठीक है ना, ये बेसिकली रहेगा आपका। और आप ये सबसे पहले देखिए, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर किसी ने कोई कमेंट किया है किसी भी राइटर के ऊपर, आपको वो इंपॉर्टेंट अगर है तो वो पता होनी चाहिए, कोट्स पता होने चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्री पता होना चाहिए। ठीक है ना, हर वर्क पता होना चाहिए कि कौन किसके वर्क कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वर्क, फर्स्ट एंड लास्ट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, पता ही होनी चाहिए। स्कूल, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से किस हम अप्रोच करेंगे, और क्या क्या हुक्स जो है हम पकड़ेंगे, तो हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पे लाऊंगी कि किस तरह से हमें अप्रोच रखना है और कैसे हमें इसको स्टडी करना है। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।